नमस्कार साथियों। पॉलिटिक की अगली सीरीज पे हम आज चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के विषय पर। राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ जो अनुच्छेद हैं वो क्या हैं इम्पोर्टेंट, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने अनुच्छेदों पर चर्चा की है, अनुसूचियों पर चर्चा की है और एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था आपको उद्देश्य का क्या होती है। तो जो ये सब बातें हैं धीरे धीरे जब और विस्तार से हम समझते जाएंगे, धीरे धीरे अन्य टॉपिक्स पे पकड़ेंगे तो उस पर और जो चीज़ें मैंने पहले आपको बताई थी उनको विस्तार से समझाया जाएगा। तो आज राष्ट्रपति से हम लोग चालू करते हैं। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति, इसमें हमें थोड़ा सा 3 टाइप से चीज़ों को सोचना पड़ेगा। आखिर संविधान सभा में राष्ट्रपति के बारे में क्या बात की गई, संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है, राष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है। ये कुछ 3-4 सवाल हमारे दिमाग में होने चाहिए। और राष्ट्रपति से संबंधित पद के लिए अर्हता क्या है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन मंडल क्या होता है उसके निर्वाचन मंडल में अगर नियुक्ति होती है तो क्या होगा, निर्वाचन की पद्धति और उसके कार्य। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है राष्ट्रपति, क्योंकि इस बार राष्ट्रपति का चुनाव होना है। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रपति के विषय में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए हमको कि क्या उससे संबंधित सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संविधान सभा में जब सवाल उठा कि हम कौन सी शासन प्रणाली अपनाएंगे, तो पहली शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक होती है शासन प्रणाली, स्थायित्व जिसमें होता है। एक होता है बहुल कार्यपालिका वाली जो स्थिति होती है, इसमें अनेक लोग हैं, अनेक कार्य करेंगे। और तीसरी जो शासन प्रणाली होती है उत्तरदायित्व वाली होती है, इसको संसदीय शासन कहते हैं। मतलब मंत्रियों का अपने संसद के प्रति एक उत्तरदायित्व होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, आपने सुना भी होगा मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऐसे सवाल आपने सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। अब आगे चर्चा करते हैं। तो संविधान सभा में जब चर्चा चल रही थी कि क्या अपनाया जाए, तो 3 प्रकार की शासन प्रणाली जो मैंने अभी आपसे चर्चा की, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात की गई, स्विट्जरलैंड की तरह बहुल कार्यपालिका प्रणाली, बहुत सारे लोग अलग अलग कार्य करेंगे, और संसदीय शासन प्रणाली। तो भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया क्योंकि यहाँ ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था थी और इसके हम लोगों ने बहुत समय तक इसको हमने देखा है। तो उसी चीज़ को हमने अपनाया, वो हमको ठीक लगा। तो हमने इसको क्यों अपनाया, इसके कारण मैंने जो अभी आपको बताया वही है। यह शासन प्रणाली उत्तरदायित्व तो निर्धारित करती है, कोई भी मंत्री क्या कार्य कर रहे हैं। भारत को इसका अनुभव हो चुका था क्योंकि अंग्रेजों ने यही शासन प्रणाली हमारे यहाँ अपनाई थी विभिन्न एक्ट के माध्यम से। इंडिया एक्ट, भारत परिषदीय अधिनियम 1919, 1935, 1909, ये सब इसी से। और अच्छी दल प्रणाली होने पर इसमें अध्यक्षीय प्रणाली के गुण का भी समावेश हो जाता है। ये तो मतलब साइड की बात है, लेकिन ये 2 मुख्य बातें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है। एक्चुअली में राष्ट्रपति जो होता है वो संवैधानिक अध्यक्ष होता है, सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वास्तविक कार्यपालिका का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। तो कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है, लेकिन कार्यपालिका का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था कि हमारा राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन शासन नहीं करता। तो हम जानते हैं राष्ट्रपति का चुनाव एकल मत हस्तांतरणीय विधि के माध्यम से होता है। हम इसका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करते, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुना जाता है ना। अप्रत्यक्ष प्रणाली जो है इसमें विधायक शामिल होते हैं, जो चुने हुए जो हमारे कैंडिडेट हैं, जनप्रतिनिधि, वो सब शामिल होते हैं। आगे देखेंगे इनके जो चुनाव
चुनाव में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान, आपसे अनुच्छेदों के बारे में आज चर्चा हुई थी थोड़ा थोड़ा। तो आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक ये लाइन। और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कार्यपालिका का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। राष्ट्रपति अगर किसी को बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता हो सकती है। तो योग्यता की बात अनुच्छेद 58 में की गई है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात, 35 ईयर्स की आयु पूरी हो चुकी हो उसकी, कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, लोकसभा का सदस्य नहीं हो, चुने जाने योग्य हो, लाभ का पद धारण न करता हो, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है। और अनुच्छेद 59 बात जो कहता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, और यदि कोई संसद या विधायक राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो पद ग्रहण की तारीख से उसने सांसद या विधायक पद से मुक्त कर दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 59 में बात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, एक ओवरव्यू होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति में चुन लिया गया है तो उसको वो दूसरा पद छोड़ना पड़ेगा। कॉमन बात भी है, राष्ट्रपति अगर कोई बन जाएगा तो दूसरी चीज क्यों रखेगा अपने पास ना। अब लाभ के पद पर हमेशा चर्चा होती है कि लाभ का पद क्या माना जाएगा। तो लाभ के पद पर जब बहुत चर्चा हुई तो ये देखा गया कि संविधान में परिभाषा तो कोई है नहीं, बस लिख दिया गया जनहित और निजी हित का टकराव ना हो। कुल मिलाकर ये है कि वही निर्णय लेने वाला हो, वही काम करने वाला हो, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। लाभ का पद नहीं होना चाहिए, या सरकार से किसी प्रकार की सहायता ना ले रहा हो, तो इसका लाभ का पद उसको मान लेते हैं हम लोग। अभी इसमें बहुत क्लियरिटी नहीं है। द्वितीय प्रशासनिक आयोग जब गठन हुआ तो उस पर भी बहुत बहस हुई कि लाभ का पद किसे माना जाएगा। तो ये माना गया कि पैसे का नियंत्रण करने वाला लाभ के पद में माना जाएगा। जो नीतियों को निर्धारित करता है और पैसे का नियंत्रण करता है वो लाभ का पद माना जाएगा। सलाहकारी पद अगर है तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अभी बहुत क्लियर नहीं है लाभ का पद क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन एक मोटे तौर पर ये रहता है, अगर वो सरकारी सहायता ले रहा है या किसी पैसे नीतियाँ ऐसी बना रहा है जिसमें पैसे का नियंत्रण हो, तो ये सब लाभ के पद में काउंट किए जाएंगे। हाँ, ये क्लियर है कि मंत्री और राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, ये सब लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। ठीक। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ये आप क्लियर रखेंगे कौन से पद लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। इन्हीं से सवाल बनेंगे और बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएगा सवाल। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव की जो बात है उसको ये देख लें। तरीका अप्रत्यक्ष होता है, जैसे मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव इसलिए अप्रत्यक्ष होता है क्योंकि नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। जो वास्तविक जो काम करता है कार्यपालिका का वो तो प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर ही लेकिन सारा कार्य होता है। तो ये माना गया कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच कोई टकराव ना हो, इसलिए ये तरीका अपनाया गया कि अप्रत्यक्ष चुनाव रखेंगे। और क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। जो अभी अभी बात हुई हमारी आपसे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद पर आधारित है। 50 सांसद होंगे जो समर्थन कर रहे होंगे, 50 अनुमोदक होंगे, और 15,000 की इसमें जमानत राशि जमा करनी होती है। एकल मत संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होना आवश्यक है। यह प्रस्तावक अनुमोदक सांसद या विधायक होते हैं। ठीक है। तो ये संख्या याद रखिएगा, 50 प्रस्तावक भी होने चाहिए, 50 अनुमोदन भी करते होने चाहिए। और ये 15,000 की जो जमानत राशि ये RBI में जमा होती है। अब जो मुख्य सवाल जो राष्ट्रपति पर बनता है वो बनता है राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होता है। इसको समझ लें, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला पोर्शन है। राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में लोकसभा,
व राज्यसभा के चुने हुए सांसद शामिल होंगे तथा राज्यों के विधानसभाओं के चुने हुए सांसद शामिल होंगे। याद रखिएगा, जिनका चुनाव होकर आया हो केवल वो सांसद, लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, विधानसभा के हों। विधानसभा में विधान परिषद भी आती है, तो विधान परिषद वाले भी इसमें शामिल होंगे विधानमंडल में, ठीक है, लेकिन केवल चुने हुए, मनोनीत नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते, ये थोड़ा सा मैंने और क्लियर कर दिया आपको। तो मनोनीत सांसद शामिल नहीं होंगे जिनका चुनाव होकर ना आया हो। राज्यों के विधान परिषद के सदस्य, सॉरी मैं अपने आप को थोड़ा करेक्ट करता हूँ, विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, ठीक। और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किए जाएंगे, चुने हुए सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। तो दिल्ली और पुडुचेरी से ही सवाल बनेगा, या कौन से मनोनीत सांसद से बन सकता है कि कौन से शामिल होंगे नहीं होंगे, तो आपको पता होना चाहिए मनोनीत इसमें शामिल नहीं होते। और राज्यों के विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे, केवल विधानसभा शामिल होगी, विधान परिषद नहीं, ठीक। राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों होता है, तो यह भी मैंने चर्चा की, क्योंकि सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। वो एक प्रधान है, देश का प्रधान पद है। और अप्रत्यक्ष चुनाव इसलिए है क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो नाम मात्र की राष्ट्रपति के नाम पर होती है, लेकिन वास्तविक में प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, और सारे कार्य हमारे जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। दूसरी बात, दलीय राजनीति से परे रहने के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव का तरीका अपनाया गया। समय, धन, श्रम, आप जानते हैं चुनाव में कितना खर्च होता है, तो इसलिए ये तरीका अपनाया गया। राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल और संसद से टकराव टालने के लिए भी अप्रत्यक्ष चुनाव का तरीका सुसंगत था, ठीक है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव भी होता तो वो भी आते, मंत्री भी रहते, तो भी आपस में बहस होती, ये होता, और तो वो जो पद की गरिमा होती है वो कम होने लगती है, ठीक है। इसलिए राष्ट्रपति का पद वो अलग गरिमा का पद है। सबसे बड़ा हमारे भारत का पहला नागरिक होते हैं माननीय राष्ट्रपति जी, तो महामहिम राष्ट्रपति जी, तो इसलिए टकराव ना हो, इसलिए ऐसा चुनाव का तरीका अपनाया गया। राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में रिक्त स्थान होने की स्थिति में ये किया गया, ये थोड़ा सा टफ बन जाएगा कि 11वां संविधान संशोधन पारित करके ये व्यवस्था की गई कि चुनाव मंडल में स्थान रिक्त होते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा सकता है। अगर थोड़ा सा कहीं कोई नहीं है, उसका पद है, रिक्त है, तो भी चुनाव हो सकता है। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति क्या होगी, यह भी चर्चा की थी कि राज्यों के बीच और राज्यों के संघ के बीच एक रूपता को स्थापित करते हुए विधायकों, सांसदों के जो मत मूल हैं, उनका जो मत है, उनका जो मूल है, उसको निकालने का एक विशेष तरीका अपनाया जाएगा, और फिर उसका चुनाव होता है। जैसे आपको एक बेसिक समझा दूँ, विधायक का मत मूल्य, मान लीजिए राज्य की जनसंख्या है 100 और वहाँ पर 50 विधायक हैं, ठीक है, तो 100/50 कर दिया जाएगा, अब गुणते 1000, ये निर्वाचित सदस्य की बात हो रही है, ठीक है। तो अब ये 2 हो जाएगा, ये 500, तो एक विधायक का जो मत मूल निकलेगा वो 500 निकल आएगा। तो ऐसे ही बांट लिया जाता है, ऐसे ही सांसद का भी बांट लिया जाता है, विधायकों के मतों की कुल संख्या, कितने विधायक के मत की टोटल संख्या है, और संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों की कुल संख्या, और फिर उसके अनुसार हम मत को गिन लेते हैं और आनुपातिक रूप से चुनाव कर लिया जाता है। इस पूरी प्रणाली का जो नाम है वो एकल संक्रमणीय है, क्योंकि इसे मतदाता प्रत्याशी के सामने अपने अपनी वरीयता को लिखता है, और निश्चित कोटा प्राप्त न होने पर सबसे कम वोट प्राप्त करने वाला प्रत्याशी द्वितीय वरीयता वोटों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब इस बात को मैं समझाता हूँ आपको। जैसे 1 नंबर किसी ने डाला, 2 नंबर डाला, 3 नंबर डाला, मान लीजिए 3 वाले ने, किसी व्यक्ति ने 1 नंबर पे ए को रखा, 2 नंबर पे बी को रखा, 3 नंबर पे सी रखा, उसने एक कलम डाल दिया, ठीक है।
3 नंबर ने मान ली केवल 10 वोट पाए, इसने 15 वोट पाए, इसने 20 वोट पाए। एक बार फिर समझाता हूँ, मिट गया है मुझसे। ये ए है, ये बी है, ये सी है। किसी व्यक्ति ने ए के सामने वरीयता 1 लिख दी, बी के सामने 2 लिख दिया, सी के सामने 3 लिख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो सी प्रत्याशी था हमारा, उसने गिनती के 10 वोट पाए, इसने 15 वोट पाए और इसने भी 18 वोट पाए। और किसी को जीतने के लिए 21 वोट चाहिए थे। तो 21 जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये बंटवारा होता रहेगा। तो सबसे कम वोट किसने पाए? सी ने 10 वोट पाए। तो इसका जो वरीयता क्रम जो 3 भरा गया है, ठीक है, तो 10 जो वोट हैं इसको जो मिले, अब इन 10 वोटों को देखा जाएगा। तो इनमें 10 लोगों ने चुना होगा, उसमें भी वरीयता क्रम लिखे होंगे 1 2 3 4। तो उन सब का जो पहला क्रमांक है वो तो सी होगा, लेकिन दूसरे क्रमांक को उसने ए भरा है या बी भरा है, तो उसके जो द्वितीय जो वरीयता क्रम के जो मत हैं वो जोड़ दिए जाएंगे। अगर इसमें जोड़ दिए गए, मान लीजिए 4 वोट पड़ गया तो ये 22 हो गया, इसका कोटा पूरा हो गया, तो ये ए जीत जाएगा। तो ऐसा ही क्रम पूरा बना रहता है कि मतलब कोई व्यक्ति अपने दूसरे क्रम में उसने किसको वोट दिया था, तो उसका मत फिर काउंट किया जाता है अन्य जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, इस पर आपको एक बार मैं और समझा दूं कहिए तो। थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ, केवल 2 लोगों को लेते हैं। एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। ठीक है, हमें 51 वोट प्राप्त करने हैं। इसको इसको 20 लोगों ने वोट दिया और इसको भी 40 लोगों ने वोट दिया। ठीक, इसको समझिएगा आराम से। ए है, बी है, इसको 40 लोगों ने वोट दिया, इसको 20 लोगों ने वोट दिया। 51 हमको वोट पाने हैं। किसी ने भी 51 वोट नहीं पा पाए। देखा तो ए वाले ने 20 पाए हैं, तो 20 लोगों ने इसको वोट दिए होंगे। 20 लोगों ने जब वोट दिए होंगे तो ए को 1 रखा होगा और बी को सेकेंड नंबर पे रखा होगा। तो उनके जो सेकेंड नंबर के वोट हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे इसमें। तो जब इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो ये विजयी हो जाएगा। ठीक है ना, तो सेकेंड नंबर का जो इन्होंने जो ये 20 लोग जो सबसे कम वोट वाले हैं, तो इनका जो सेकेंड वरीयता क्रम है तो उन्होंने किसको रखा था उसमें वो मत ऐड हो जाएंगे। इस प्रकार से पूरा क्रम चलता रहता है हमारा। ठीक है, और फिर आगे उसके मतगणना होती है। अवैध मतों को निरस्त कर दिया जाता है, वैध मतों का मूल्य निकाला जाता है। फिर चुनाव कोटा निकाला जाएगा। मान लीजिए कोई 50% +1 से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो फिर निकाला जाएगा वैध मत बटे 2 +1। ऐसा करके पूरा ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, आपको केवल कुछ बेसिक बातें जो मैंने बताई थी कि चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, कौन शामिल नहीं होंगे, बस वही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति के चुनाव में का समय क्या होता है, इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं की गई है, बस ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्धारित समय के अंदर करा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखिए, कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि 6 महीने के अंदर करा लें, 8 महीने के अंदर करा लें, तो वो बात गलत हो जाएगी। ठीक है, बहुत डीप क्वेश्चन बन जाएगा इस टाइप का, ऐसा नहीं यूपीपीसी से पूछा जाता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के द्वारा बनाए गए विशेष अधिनियम के द्वारा होता है। यह अधिनियम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के द्वारा तय होता है। अगर राष्ट्रपति संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो केवल उच्चतम न्यायालय में सुना जाएगा। केवल उच्चतम न्यायालय में सुना जाएगा। मैं आपको केवल बता रहा हूँ, केवल उच्चतम न्यायालय में ही सुना जाएगा। ठीक, अगर कोई राष्ट्रपति के चुनाव अवैध सिद्ध कर दिए जाते हैं तो उसने जो कार्य किए थे उसके कार्यकाल में वो कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे, पहली बात। ठीक है,
राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा से किया जा सकता है, ठीक। लेकिन ऐसा माना जाता है, परंपरा बन गई है कि दूसरी बार कोई राष्ट्रपति चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति हिस्सा नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं कि हिस्सा ले नहीं सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 60 के अंतर्गत शपथ ली जाती है, तो शपथ वाला ये अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 60 शपथ वाला। इसको शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने ही शपथ लेते हैं, ठीक है। तो कुछ बातें आपको पॉइंट मैंने कर दी। अनुच्छेद 60 याद रखिएगा, किसके सामने शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होता है, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है, ये सब चीज़ें थोड़ा तो आप याद रखेंगे तो राष्ट्रपति पर संबंधित जो सवाल हैं वो आप हल कर सकते हैं। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं ये देख लें। राष्ट्रपति की शक्तियाँ शांतिकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ दो हिस्सों में बांटी गई हैं। तो शांतिकालीन शक्तियाँ मतलब जैसे अभी समय चल रहा है, कोई विशेष आपातकाल नहीं लगा हुआ है, तो कार्यपालिका के रूप में वो किस प्रकार से काम करता है, विधायी कार्य कैसे करता है, मतलब बिल वगैरह कैसे पास होते हैं, उसके न्यायिक संबंधित कार्य क्या होते हैं, क्षमादान वगैरह, और अध्यादेश 123 अनुच्छेद 123 के तहत उसकी क्या शक्तियाँ होती हैं, ये राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियाँ हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा लेक्चर यहाँ समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति की शक्तियों को हम कल फिर देखेंगे। शांतिकालीन शक्तियाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपातकालीन शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, ठीक है। डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने जो आपसे आज चर्चा की बेसिक, वो चर्चा की कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में कैसे, हमारे यहाँ शासन प्रणाली में संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, और इस पर चर्चा की हमने कि उससे संबंधित राष्ट्रपति संबंधित प्रावधान क्या हैं, संवैधानिक कुछ इम्पोर्टेंट, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या हैं, लाभ का पद क्या होता है, इस पर थोड़ा बातचीत की हमने। राष्ट्रपति का चुनाव तरीका क्या होता है, कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक, और चुनाव मंडल में कौन शामिल होंगे और कौन नहीं शामिल होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों होता है, ज़्यादातर मेंस पार्ट से संबंधित है, और राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति क्या होती है ये भी मेंस पार्ट से ज़्यादातर संबंधित है, ठीक है। तो चलिए अब कल मुलाकात होती है आपसे, नए राष्ट्रपति के जो कार्यपालिका शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, उन सब पर चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।